Good morning, students. Good morning, sir. Good morning, Siddharth. Good morning, Bina. Yes. So, once again, welcome back in social science subject live class for standard 9th. Okay. Dear students, around 16 participants are live right now. Okay. So, well, first of all, okay. Belated Happy Independence Day to all the students. Same to you, sir. Happy Independence Day to all the students. Happy Independence Day, sir. Okay, well, so it's around 20 participants have joined right now. Actually, I would like to talk regarding the PowerPoint presentation. Okay, for that, Sir, I send you na. yes, beta. Sir, I have sent you PPT. You send me PPT. So, is the screen visible? Yes, sir. Yes, sir. Sir. Let more number of students join, then we'll discuss on the PowerPoint presentation. Okay, well, so meanwhile, let us come to the section which we were discussing. Okay, so this section we have already completed और अभी हमारा ये वाला सेक्शन जो है वो चल रहा है. ठीक है, इंस्टीट्यूशनल डिजाइन लगभग लास्ट में ही है. ठीक है, is the screen visible properly? The font size is sufficient? Yes, Yes, sir. sir. Okay, Yes, sir. ठीक है, चलिए come. So, institutional design. Now, a constitution is not merely a statement of values and philosophies. Okay, as he noted, a constitution is mainly about embodying these values into a constitutional arrangement. अब इसका मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट मैरली ए स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज एंड फिलॉसफीज. कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ डिफरेंट फिलॉसफीज और वैल्यू मात्र इतनी चीजें दी हुई नहीं है, इससे भी कहीं ज्यादा, इससे भी बहुत ज्यादा चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में इन्वॉल्व है. So what is constitution? A constitution is mainly about embodying these values into constitutional arrangement. यानी हमने preamble to the constitution में जो values, जो सिद्धांत पढ़े थे, है ना, सेकुलरिज्म हमने पढ़ा, इक्वालिटी पढ़ा, फ्रीडम पढ़ा, तो कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ ये वैल्यू लिखी हुई नहीं है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, एम्बोडाइंग these values into institutional arrangement. इसका मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो वैल्यूज हैं वो उसके इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट यानी कंट्री में गवर्नमेंट कैसी बनेगी, ठीक है, उस कंट्री का जुडिशरी कैसा है, कंट्री में जो रूल्स एंड लॉज हैं, तो ये सारी की सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं. और वो हर एक बात, हर एक रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो किसके बेस पर है, इट इज बेस्ड ऑन द वैल्यूज रिटन इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन में जो वैल्यूज लिखी हुई हैं, उन वैल्यूज के बेस पर क्या बना है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है. यहाँ तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गुड.
So much of the document called Constitution of India is about these arrangement. Much of the document means जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें मैक्सिमम यानी 70 to 80% पोर्शन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का किसके बारे में है, इन रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में। ठीक है, अब रूल्स एंड रेगुलेशन मींस कि कंट्री में गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होगी। ठीक है, who would be the head of the government, who would be the head of the state। ठीक है, कंट्री के स्टेट सॉरी कंट्री के हेड कौन होंगे, गवर्नमेंट के हेड कौन होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसमें लिखी हुई हैं बेटा, ऑल दिस थिंग्स आर रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। व्हाट आर द पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, व्हाट आर द पावर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, then what type of powers enjoyed by the President of India and what type of powers could be enjoyed by the Prime Minister of India। ठीक है, हमारे कंट्री की जो आर्मी है वो कैसे बनेगी, तो हर एक चीज कहां पर, each and everything is written in the Indian Constitution। Because of that it is a very long and detailed document। इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत लॉन्ग और डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, therefore it needs to be amended quite regularly to keep it updated। अब जैसे जैसे समय बदलता है, समय बदलता है ऐसे सेंस क्या है कि मान लो, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बना था, एक्सेप्ट हुआ था 1950 में, है ना। As on today we are in 2021। ठीक, so बहुत सारी कंडीशंस चेंज हुई हैं, सिचुएशंस चेंज हुई हैं। ठीक, तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है वो इन चेंजिंग कंडीशंस के हिसाब से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन चेंजिंग सिचुएशन के हिसाब से क्या कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपरली रन हो पाएगा। ठीक है, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करना पड़ता है, इट नीड टू बी रेगुलरली अपडेटेड। ठीक है, रेगुलरली क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन को अपडेट करना पड़ेगा। यहां तक बात आई समझ में पूर्वेश? पूर्वेश, मोहन, सारा? Okay. So those who crafted the Indian Constitution felt that it has to be in accordance with people's aspiration and changes in society। Purvesh, do you come back? Purvesh, Mohan. So those who crafted the Indian Constitution, जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, ड्राफ्टेड का यह सेंस है जिन्होंने बनाया था। ओके, तो किसने बनाया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, तो दोज हु क्राफ्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, दे फेल्ट दैट इट हैज टू बी इन अकॉर्डेंस विद people's aspiration and changes in society। ठीक है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो पीपल्स एस्पायरेशन, लोगों के एस्पायरेशन और सोसाइटी में जो चेंजेस हैं उसके हिसाब से चलना चाहिए। They did not see it as a sacred, static and unalterable law। ठीक है, वो क्या मानते थे, ये कॉन्स्टिट्यूशन कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ऐसा लॉ नहीं है जिसको बदला नहीं जा सकता। ठीक है, यानी मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था तो इस बात का ध्यान रखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में समय के हिसाब से, समय के जरूरत के हिसाब से क्या चेंजेस करने की जरूरत पड़ सकती है। So they made provisions to incorporate changes from time to time। इसलिए जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उसी समय पर
कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन लिखा गया था, ये प्रोविजन रखा हुआ था कि क्या किया जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए जा सकते हैं। ठीक, these changes done in the constitution are called as constitutional amendments। इस प्रकार के जो चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशन में किए जाते हैं इनको क्या कहते हैं बेटा? What are they called? Constitution amendment. क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? सानिका देवकले क्या कहेंगे इसको? Sir, constitutional amendment. वेरी गुड, ठीक है। So these are called as constitutional amendments. Okay, Dhanshri, switch off your video. ठीक, अब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स मतलब जो पुराना लिखा हुआ है उसमें क्या करना, चेंजेस करना। ठीक है, जैसे अभी मैं एक लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, सो एज ऑफ अगस्त 2021 there have been 105 amendments of the Constitution of India since it was first enacted in 1950। ठीक है, चलिए प्रतिभा पांडे, प्रतिभा, पूर्वेश मोहन, पूर्वेश, पूर्वेश मोहन, हाँ, गुड मॉर्निंग पूर्वेश। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड बेटा, मैंने इससे पहले भी 2-3 बार तुम्हारा नाम लिया था, उस समय पर जवाब नहीं आया, कहाँ थे बेटा? पूर्वेश, Sir, I was attending only. you was attending only, but you was not responding that time. Tell me. You was attending only, na? You didn't respond. Why? Sir, my net got slow. अच्छा, network is slow. Right now, is it okay? Yes sir. Very good, very good. So, Pratibha Pandey. Yes, sir. हाँ बेटा, ये क्या लिखा है? As of August 2021, there have been 102 amendments of the Constitution of India since it was enacted. इसका क्या मतलब है बेटा? Hello, sir. हाँ हेलो बोलो बेटा, इसका क्या मतलब है? Sir, हाँ, sir, I can't hear your voice. who is this? Who is not able to hear my voice? Sir, me, Pratibha. हाँ, अभी आ रही है ना वॉइस? Yes, sir. हाँ, तो अब आप जवाब दो। सर, उससे पहले नहीं आ रही थी तो आपने क्या पूछा वो मैं बोल। हाँ, तो मैं पूछ रहा हूँ ये क्या लिखा हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक? क्या सर? अरे बेटा, ये क्या लिखा हुआ है? एज ऑफ अगस्त से लेकर 1950 तक क्या लिखा हुआ है? पूरा पढ़ो। As of August 2021, there has been 105 amendment of the Constitution of India since it was first enacted in 1950.
वेरी गुड। अब इस लाइन का हिंदी में मतलब बताओ, तुमको क्या समझ में आया? यस, मैं बताऊं? हाँ। अच्छा बेटा, एक दिक्कत और है कि वॉइस से कई बार ये समझ नहीं आता कि ये मैं कौन है ना? तो सर, आई एम पूर्वेश, कैन आई टेल द आंसर? सर, आई एम सारा लटारे, कैन आई टेल द आंसर? इन दैट वे यू हैव टू रिस्पॉन्ड। चलिए बोलिए, जो मैं है वो बोलो, क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है कि आज जो अगस्त 2021 है, हाँ, तो वो जब से वो इंस्टेंट हुआ 1950 से, तब से वो अभी हाँ, तक 105 अमेंडमेंट्स हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। ठीक है। अच्छा, अमेंडमेंट्स का मतलब क्या होता है? Changes in constitution. चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी 26 जनवरी 1950 को जब हमने पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट किया, लागू किया, तब से लेकर अभी तक टोटल कितनी बार अमेंडमेंट्स किया जा चुका है? 105. 105. 105 बेटा। 4 किसने पढ़ा? चलिए, ठीक। नाउ देन according to the procedure required for the amendments, okay, amendments में किस प्रकार की प्रोसीजर की जरूरत है, उसके हिसाब से amendments are of 3 types. Amendments are of 3 types, out of which means from these 3 types, okay, the second and third type of amendment are governed by article 368. एक आर्टिकल 368 है, उसमें सेकंड टाइप और थर्ड टाइप के अमेंडमेंट की क्या दी हुई है? प्रोसीजर दी हुई है, ठीक है? So the first type of amendments include that can be passed by a simple majority in each house of the parliament. Okay, now यानी जो पहले टाइप के अमेंडमेंट है, तो फर्स्ट टाइप ऑफ अमेंडमेंट यानी कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग प्रकार के लॉज हैं, तो कुछ लॉज, कुछ कंडीशन ऐसी है जिनमें अमेंडमेंट के लिए सिंपल मेजॉरिटी की जरूरत है, ठीक है? सो व्हाट इज अ सिंपल मेजॉरिटी? A majority or a simple majority is what the greater part or more than half. Okay, यानी सीधी बात है कि यदि if a group consists of 20 individual, यानी यदि टोटल कितने लोग हैं? 20। यदि कितने पीपल हैं बेटा? 20. 20 people. Okay, if there are 20 peoples, है ना, यदि टोटल कितने लोग हैं? 20 लोग हैं, तो सिंपल मेजॉरिटी मतलब क्या? द सपोर्ट ऑफ 11 और मोर इंडिविजुअल। कम से कम कितने लोगों का सपोर्ट होना चाहिए? 11 पीपल का। सो दिस इज व्हाट सिंपल मेजॉरिटी। दिखाई दे रहा है? यहाँ पर सिंपल मेजॉरिटी का मीनिंग लिखा था, पढ़ते बन रहा है? यस सर। ठीक। Yes, sir. नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट इज ए ठीक। नेक्स्ट इज व्हाट? The second type of amendment includes that can be effected by the parliament by prescribed special majority in each house. यानी
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आर्टिकल्स, कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिनको चेंज करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? स्पेशल मेजॉरिटी की। किसकी? स्पेशल मेजॉरिटी अब स्पेशल मेजॉरिटी है क्या? ठीक है, so a super majority, sometimes it is called as supra majority also, sometimes it is termed as qualified majority also, or it is being termed as special majority. Okay, so it is a requirement for a proposal to gain a specified level of support which is greater than the threshold of more than 1/2 used for a majority. Okay, super majority rules in democracy can help to majority. Okay, अब इसका मतलब क्या है? ठीक है, changes to constitution especially related to this. Okay, so just a minute. ठीक, अब सुपर मेजॉरिटी बेसिकली क्या है? इट इज 2/3 वोट। सुपर मेजॉरिटी कौन सी कंडीशन है बेटा? 2/3 वोट। 2/3 वोट है। तो 2/3 वोट का मतलब कितने %? 66.66%। 66.66%। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है वो क्या कहलाएगी? सुपर मेजॉरिटी क्या कहलाएगी? सुपर मेजॉरिटी। ठीक है, सो जो सेकंड टाइप है वो किसमें आएगा? स्पेशल मेजॉरिटी या सुपर मेजॉरिटी। ठीक है, देन third type of amendments include those that require in addition to special majority in each house of the parliament. यानी जो तीसरे टाइप का अमेंडमेंट है, थर्ड टाइप का जो अमेंडमेंट है, इसमें क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट मतलब चेंजेस करेंगे, परंतु ये प्रोसीजर सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि इसमें उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चेंज करने के लिए पार्लियामेंट में स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना जरूरी है, एंड रेटिफिकेशन मतलब उसी की मंजूरी। यानी जो बिल कहां से पास हुआ? पार्लियामेंट में पास हुआ। किसके जरिए? स्पेशल मेजॉरिटी के जरिए। स्पेशल मेजॉरिटी मतलब 66%। तो पहले तो पार्लियामेंट में दोनों हाउसेस के 66% चेंजेस से क्या होगा? पार्लियामेंट में से पास होगा। फिर ये पार्लियामेंट में जो बिल पास किया गया वो कहाँ भेजा जाएगा? सारे स्टेट्स लेजिस्लेचर में, जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है उनके पास भेजेंगे, और कंट्री में जितने भी स्टेट्स हैं उनके कम से कम एटलीस्ट 1/2 यानी लगभग आधे राज्य भी उसको क्या करना चाहिए? पास करना चाहिए। तब जाकर के क्या होगा? ये अमेंडमेंट एक्सेप्ट होगा, ये अमेंडमेंट पास होगा। इतनी बात आई समझ में? Sir, can you tell one amendment? हाँ, अभी आप लोगों को ध्यान है 2014 के बाद जब मोदी गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने क्या लगाया था? GST. जीएसटी लगाया था। सभी ने कुछ सुना होगा।
Good service tax. गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये जो जीएसटी है, ये जीएसटी थर्ड टाइप की कैटेगरी में आता है। जीएसटी थर्ड कैटेगरी में आएगा, क्यों? क्योंकि ये जो जीएसटी था, ठीक है, इस जीएसटी में क्या करेंगे, इस जीएसटी में पहले तो पार्लियामेंट में पास हुआ, परंतु जीएसटी लागू करना इतना आसान था नहीं। क्यों? क्योंकि जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें ये किसका ऑन हो गया? तो जीएसटी में क्या था, स्टेट गवर्नमेंट, किसने? स्टेट गवर्नमेंट ने भी पास करना जरूरी था और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, ठीक है। अब कैसे? तो जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्हें भी क्या था, अपने एक्सपेंसेस को रन करने के लिए, स्टेट गवर्नमेंट्स को अपने एक्सपेंसेस रन करने के लिए हमारे 1950 के कॉन्स्टिट्यूशन में टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार दिया। और जीएसटी जो है, जीएसटी क्या करता है, ऑल ओवर इंडिया डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज के टैक्स को सेम कर देता है, एक समान कर देता है, ठीक है। तो इसलिए वो क्या कहलाएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब इसमें होगा क्या कि स्टेट गवर्नमेंट को भी रेडी होना चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी उस टैक्स को चेंज करने के लिए रेडी होना चाहिए। गॉट इट? यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. यस सर। जीएसटी एक ऐसा एग्जांपल है जो थर्ड टाइप के टैक्स में आएगा, सॉरी थर्ड टाइप ऑफ अमेंडमेंट। यहां तक बात आई समझ? Yes, sir. और Yes, सर sir. कोई नया लॉ बनाने के लिए भी सेम चीजें प्रोसेस मतलब होती है, तीनों पहले स्पेशल मेजॉरिटीज तीनों में जाना पड़ता है? नहीं बेटा, देखो कोई बोला ना अलग अलग प्रकार के लॉ, क्या बेटा? अलग अलग प्रकार के लॉस, है ना। तो डिपेंड करता है कि किस प्रकार के लॉस हैं, डिपेंड करता है कि लॉस किस प्रकार के हैं, ठीक है। इतनी बात आई समझ में? ओके सर। हाँ, अब किस प्रकार के लॉ में पहला तरीका होगा, किसमें दूसरा तरीका होगा, किसमें तीसरा तरीका होगा, इतना सब जो है वो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके लिए तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, लॉ की डिग्री पास करनी पड़ेगी। कौन सी डिग्री? लॉ। एलएलबी करो, एलएलबी करो, बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ, और उनको भी इतना सब नहीं पढ़ाया जाता। जो एलएलएम होते हैं, मास्टर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉज, उनके लिए ये कहानी मेनली एप्लीकेबल होती है। इतनी बात आई समझ में? यस सर। यस सर। अब इसमें से यदि हम देखें, ये जो हमारा एक ये रहा है ना, जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है, लेटेस्ट अमेंडमेंट, ठीक है, जो हमारा लेटेस्ट अमेंडमेंट है वो कौन सा है? ये, ठीक है। अब इसको क्या बोला गया? अमेंडमेंट 338B एंड 348A, है ना। ये कोई ना कोई आर्टिकल्स होंगे और उन आर्टिकल्स के नाम से इसको क्या बोला गया? अमेंडमेंट्स, ठीक। अब ये अमेंडमेंट कब पास हुआ बेटा? 10 अगस्त 2021। ठीक है, 10 अगस्त 2021। क्या बोला गया? रेस्टोर स्टेट्स पावर
to make their own OBC list, यानी जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, है ना, जो अलग अलग राज्य हैं, उनको क्या किया गया है, अपने अपने राज्य में जो अलग अलग जातियां हैं उनको क्या ओबीसी लिस्ट में इंक्लूड करने का अधिकार दिया गया। ठीक है, तो ये क्या कहलाए, बात आई समझ में। यानी ये जो अमेंडमेंट है इसके जरिए कॉन्स्टिट्यूशन में ये बदलाव किया गया कि कौन सी जाति को, किस कास्ट को ओबीसी लिस्ट में रखना है, ये अधिकार केंद्र सरकार ने अपने पास से निकाल करके और किसको दे दिया है, स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया। यहां तक बात आई समझ में? ठीक। यहाँ लिखा है एनुलिंग एससी जजमेंट ऑफ 11th में, एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट ने, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, वहां पर इससे रिलेटेड कोई केस चल रहा था, तो उसके अंडर में, उसके अंतर्गत क्या किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था कि एससी एसटी ओबीसी की लिस्ट बनाने का अधिकार किसका होना चाहिए, राज्यों का होना चाहिए। यहाँ तक बात आई समझ में? Yes, sir. सो ये है। अब इससे पहले 104th अमेंडमेंट है ना, अब ये किसी आर्टिकल 334 से रिलेटेड था। ठीक है, सो आर्टिकल 334 में अमेंडमेंट मतलब चेंजेस किए गए। अब ये कब किया गया, 25 जनवरी 2020। ये वो तारीखें हैं, वो तारीख है जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उस बिल पे क्या किए होंगे, साइन किए होंगे। यहां तक बात आई समझ में? यस सर। यस सर। अब इसमें क्या किया था, टू एक्सटेंड द रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर एससी एंड एसटी इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबली फ्रॉम 70 इयर्स टू 80 इयर्स। ठीक है, जो लोकसभा और राज्यसभा में सुप्रीम कोर्ट शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, ठीक है, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए जो सीट रिजर्वेशन है ना, उसको कितने 80 साल के पीरियड के लिए बढ़ा दिया। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रिमूव द रिजर्व सीट्स फॉर द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबली। अब ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी कौन है? ठीक है, तो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी हिंदुस्तान में उन लोगों को बोला जाता है जिनके पूर्वज यूरोपियंस थे। जिनके पूर्वज क्या थे? यूरोपियंस थे। यहाँ तक बात आई समझ में? सर, all the amendment has signature of president. Yes. हाँ, Sir, all the every amendment need the signature of the president. And sir, prime minister. बेटा प्राइम मिनिस्टर के साइन की जरूरत नहीं है, साइन किसके लगेंगे? प्रेसिडेंट के। साइन किसके लगेंगे? प्रेसिडेंट। समझ में आया? मीन्स इसमें पीएम का कोई रोल ही नहीं है ज्यादा। बेटा पीएम का रोल बहुत ज्यादा है। पीएम सर का उनकी रोल भी साइन। बेटा यही कहानी है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के लीडरशिप में ही ये सारे अमेंडमेंट किए जाते हैं, सारे नए लॉज बनाए जाते हैं। पर प्रेसिडेंट का काम सिर्फ कितना है? साइन करने का। किसका? सिग्नेचर। अच्छा, आपको पढ़ाते कौन है?
टीचर्स। टीचर्स। एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर कौन बनाते हैं? टीचर्स। टीचर्स। सारे टीचर्स बनाते हैं ना? यस सर। वेरी गुड। कॉपी करेक्शन कौन करता है? टीचर्स। टीचर, है ना? परंतु जब आपका रिपोर्ट कार्ड आता है तो उसकी वैलिडिटी किसके सील के या किसके साइन के बिना एक्सेप्ट नहीं होती? प्रिंसिपल सर। प्रिंसिपल सर। सिस्टम समझ में आया? यस सर। क्योंकि काम कोई काम, देखो सारे काम करने की पावर हमारे पास, हम सब कर रहे हैं, बट हु इज द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन? प्रिंसिपल। Good. And that is what the role of the president. So who is the head of the country? प्रेसिडेंट। President. यहाँ तक बात आई समझ में? यस सर। ठीक है? सर प्रेसिडेंट का रोल सिर्फ सिग्नेचर मारना है कि और भी कोई होते हैं उनके? बेटा और भी बहुत सारे रोल्स होते हैं और वो हमारे अगले चैप्टर्स में आने वाले हैं। ठीक है? ओके सर। है ना? इसलिए क्या है, अच्छा दूसरा बहुत बड़ा, बहुत लार्ज स्केल का ये हमारा टॉपिक है ना? तो इसको क्या है कि हम बेटर है, यानी इस क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से तो वैसे भी नहीं। यहाँ तक बात आई समझ में? यस सर, अंडरस्टूड। है ना? ये जो है प्रेसिडेंट की पावर क्या है, प्राइम मिनिस्टर की क्या है, ये सब तो एलएलबी एलएलएम के लेवल पे है। ठीक, चलिए ओके वेल। सो ये इतना हमारा वर्कआउट था। चलिए, तो द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट इन अ वेरी लीगल लैंग्वेज। लीगल मतलब बिल्कुल क्लियर कट, स्पष्ट भाषा में, कानूनी भाषा में सब कुछ लिखा है। इस तरीके से लिखा है कि 99.99% तो उस लैंग्वेज में शक की कोई गुंजाइश है ही नहीं। ठीक? इफ यू रीड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फर्स्ट टाइम, इसीलिए क्या होता है जब कॉन्स्टिट्यूशन को कोई पहली बार रीड आउट करता है तो बड़ा डिफिकल्ट है, इट वुड बी क्वाइट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक? Yet the basic institutional design is not very difficult to understand. Like any constitution, the Indian constitution also has a procedure for choosing persons to govern the country. अब choosing person to govern the country मतलब हमारे country की election procedure के बारे में एक proper complete document. It defines who will have how much power to take which decisions. ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर कट लिखा है कि किसके पास कौन सा डिसीजन लेने की पावर दी गई, एंड इट पुट्स लिमिट्स टू व्हाट द गवर्नमेंट कैन डू बाय प्रोवाइडिंग सम राइट्स टू द सिटीजन दैट कैन नॉट बी वायलेटेड। ठीक है? और इसमें लिमिट टू व्हाट द गवर्नमेंट कैन डू, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स भी दिए हुए हैं, और फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कौन नहीं कर सकती? कोई भी गवर्नमेंट नहीं कर सकती। यहां तक बात आई समझ में? यस सर। ठीक है? यस सर। Now, the remaining 3 chapters in this book are about these 3 aspects of the working of the constitution. ठीक है? ये जो हमारे अगले 3 जो चैप्टर हैं वो इन्हीं चीजों को लेकर के क्या है रखे हुए। यहाँ तक बात आई समझ? यस सर। ठीक, चलिए। यस सर। इसके बाद की कहानी का कोई खास सेंस है नहीं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लाइव क्लास स्टूडेंट्स, है ना? सो नाउ द चैप्टर इज ओवर। हमारा चैप्टर क्या हो चुका है? खत्म। नाउ न्यू चैप्टर। खत्म हो गया। तो अभी क्या करना बाकी रह गया? नाउ लेट न्यू अस चेक। चैप्टर। हाँ, न्यू चैप्टर। जस्ट अ मिनट।
ये हमारा टर्म वाइज सेकेंडरी करिकुलम, ठीक है। इसको जरा हम मेन सब्जेक्ट ग्रुप में देखें, सोशल साइंस, ठीक। अभी इसको आप देखो, हमारा इवेंट्स एंड प्रोसेसेस, फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाला चैप्टर हो गया सर। यस सर। है ना? Yes, sir. इसके बाद कंटेम्प्ररी इंडिया यानी जियोग्राफी, जियोग्राफी 2 चैप्टर हैं, दोनों कंप्लीट। दोनों कंप्लीट हो गए, ठीक है। फिर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, व्हाट इज दोनों डेमोक्रेसी, complete। दोनों कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बचा? 2 चैप्टर्स। Economics. 2 chapters. Economics. ये टर्म 1 के हिसाब से, ठीक है। चलिए, ओके। सो अभी जो है हमारे पास में अब जो टास्क बचता है वो बचता है हमारा पोर्टफोलियो एक्टिविटी Economics. कंप्लीट करने। मैंने आप लोगों को पोर्टफोलियो एक्टिविटीज दी हैं बेटा? यस सर। Yes, हाँ। sir. कोई एक स्टूडेंट है जिसने अभी तक सारी एक्टिविटी कंप्लीट कर ली है? इतनी समझदारी की उम्मीद तो नहीं है, बट हो सकता है भूले सर भटका मैंने कोई। कर लिया है। हाँ, ये मैंने कौन है? दिखाई नहीं देता सर ना इधर से सारा। मैंने। हाँ, सारा लटारे, खूब सारा दिमाग है ना। चलो ये बताओ, सारा कर लिया? हाँ सर। अच्छा, तो टोटल कितनी एक्टिविटीज हैं पोर्टफोलियो में अभी 7 तक? सर, टोटल हैं? 7 है। 7 7। है ना? तो मैं 3 एक्टिविटीज और दे दूंगा आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में हमने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लिया है। यस सर। यस सर। ठीक है, और एक हम लेंगे प्रोजेक्ट वर्क, ठीक है। तो ये चीजें मैं 1-2 दिन में आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। और कल से हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Thank you, students. Goodbye. Have a nice day. Thank you, sir. Thank you, sir.